चलिए सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी स्टैटिक्स से, ठीक है ना। सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को समझते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी में क्या पढ़ेंगे, माध्य, ठीक है ना भाई। क्या पढ़ेंगे, माध्य। देखो माध्य, इसको जानते हो, औसत भी बोला जाता है, ठीक है ना, औसत, मीन या एवरेज बोल सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो मीन या एवरेज बोला जाता है। देखिए माध्य क्या होता है, जितनी भी हमारी टोटल संख्याएं दी होती है ना, माध्य क्या होता है, जितनी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं का योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पद। क्या होता है भाई, कुल पद, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसको आपको दिमाग में सेट रखना है, बाकी हम डायरेक्ट भी लगाएंगे, ठीक है ना चीजें। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार जोड़ के ही लगाओगे सभी संख्याओं को, बस सीखना है। लेकिन ये चीज आपका फार्मूला है तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। सभी पदों का योग, ठीक है ना, बटे कुल पद, जितने पद हैं सबको जोड़ डालो और भाग कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझो पहले इसको। गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, इसका पहले आप अर्थ समझो। इस माध्य और औसत का इसका अर्थ का क्या होता है, ठीक है ना। पहले अच्छे से अर्थ समझ लो, फार्मूला तो हमने बता दिया, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कोई भी चीज होती है ना, कोई भी वस्तु होती है, कुछ भी हो टू जेड, उन सबको सभी में बराबर बराबर बांटना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। कैसे भाई, बराबर बराबर, ठीक है ना, बराबर बराबर बांटना, ये होता है इसका माध्य या औसत। क्लियर ना। जैसे एग्जांपल के लिए जरा समझो तो आप, जैसे हम आपसे कहें, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए को 1 रुपया, बी को 2 रुपया, सी को 3 रुपया, डी को 4 रुपया और ई को 5 रुपया दिया गया, ठीक है ना, 5 रुपया देगा। अगर हम इसके टोटल की बात करें, टोटल की बात करेंगे कि टोटल कितना रुपया बांटा गया, तो आप कहोगे कि सर इसको जोड़ने पे 15 आएगा। कितना आएगा भाई, 15 आएगा, ठीक है ना, 15 आएगा। अब ये राशि देखो टोटल 5 लोगों में बांटी जा रही है। माध्य का मतलब क्या होता है कि योगफल, योगफल और बट्टे जितनी संख्या है भाग कर दो, माध्य आ जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो पता चला कि कितना आया, 3। ये 3 का मतलब क्या, यानी ये जो माध्य है 3, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में ना बांट के जो 3 आया, इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को कितने कितने रुपए देना, 3 3 रुपए देना। यानी जो चाहे 1 हो चाहे 2, सबको कितने में कन्वर्ट कर दो, 3 3 में। इसका ये मतलब होता है, ये होता है उसका एवरेज। एवरेज का मतलब हर एक प्रत्येक व्यक्ति में जो वैल्यू है उसको समान मात्रा में बांटना एवरेज कहलाता है। क्लियर है ना भाई, बताओ, क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया एवरेज होता क्या है। कोई भी राशि होती है, ठीक है ना, चाहे पूर्णांक आए, प्राप्तांक आए, ऋण आए, कुछ भी आए, ठीक ना, उसको जितने व्यक्ति हैं सब में बराबर बराबर बांटना ही क्या कहलाता है, माध्य या औसत कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखो इसको भी जोड़ेंगे, टोटल करेंगे ना, तो ये भी टोटल करने पे कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक ना, 15 ही आएगा। क्लियर ना। भले भी यहाँ पे देखो कम ज्यादा बांटा गया, लेकिन जब माध्य की बात करेंगे तो सबका बराबर बराबर हो जाएगा, सबका इक्वल हो जाएगा ना। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात सबको समझ में आई, सबको समझ में आ गई। चलो अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं यहां से एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाता हूं, पहले उस चीज को अच्छे से समझो। जैसे मैंने देखो, मैंने आपसे कहा कि अभी हमने नंबर से लिया था क्या, चलो ले लेते हैं आपका यहाँ पे 22, ठीक है ना भाई,
22 नहीं, देखिए हम लेते हैं आपका, मान लो हमने ले लिया आपका नंबर्स 38, क्या ले लिया भाई 38, और ले लिया आपका 45, और ले लिया 40, 47 और 45। अगर हम कहें कि इसका औसत क्या होगा, माध्य क्या होगा, अगर हम आपसे कहें कि इसका माध्य होगा, ठीक है ना, यानी आपको इसका माध्य फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जैसे कि आपको अभी बताया गया, आप अगर अपना बेसिक फार्मूला लगाओगे तो कहोगे कि सर माध्य बराबर क्या होता है, सभी का योगफल, यानी हम सबको जोड़ेंगे, ठीक ना, सबको क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। कोई लोग बोर मत होना, ठीक है ना, ये आपको बेसिक सिखा रहे हैं, अभी आपको नई नई चीजें बाद में पता चलेंगी, हम सीरियल बाय स्टेप बताएंगे आपको, ठीक है ना, तो छोड़ के भागना मत कोई लोग, ठीक है भाई। सबको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, जोड़ दो भाई, जोड़ दो, ये जोड़ने पे कितना आएगा, 8 5 13, ठीक ना, 13 7 20 5 25, 25 की 5, 2 हो गया, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 3 21, 215 आया, 215 में हमने 5 से भाग किया, कितना आ गया, 5 24, 5 3 15, 43 आया क्या, 43 आया क्या, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर, क्या हुआ भाई, राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना, ये तो आपका हो गया बेसिक के हिसाब से, ये हो गया किसके हिसाब से, बेसिक के हिसाब से, एक नियम, एक नियम हो गया। अब आप दूसरा नियम देखो, आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि आपको जिस भी नियम से आ जाए क्वेश्चन, सब सीख के रखना है, और सब एकदम इजी है, कोई हार्ड नियम नहीं है, ठीक है ना, जिसमें जो अप्लाई हो जाए जल्दी से वही अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन विधि से, अगर मान लो आपको ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, दूसरा मैं आपको बताता हूं ऑप्शन विधि। ऑप्शन विधि में क्या करना, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 41, 43, 45, 40, ठीक ना। अब ध्यान से सुनो, इस ऑप्शन को हम कैसे यहां पे अप्लाई करेंगे, एक बात मुझे बताओ, ध्यान से समझना, यहां पे आपने कहा कि सभी पदों का योग बटे कुल पद बराबर होता है माध्य, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम माध्य में कुल पद से मल्टीप्लाई करें, कुल पद से मल्टीप्लाई करें, तो क्या योगफल प्राप्त होगा, क्या सभी संख्याओं का योगफल आएगा क्या, बोलो, आएगा ना। अगर हम माध्य में कुल पद का गुणा करेंगे तो योगफल आएगा, सही है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारा जो माध्य है हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक ना, इनटू, इनटू कुल पद हमें पता है कितने हैं, 5 हैं, कुल पद कितना है, 5 ही हमें पता है। एक बात बताओ भाई, अगर हम इसका इकाई अंक जोड़े, इसका इकाई अंक जोड़े, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक, ध्यान से सुनना इसको अच्छे से, देखो 8 5 13, 13 या 13 के 3 ले लो, 3 सिर्फ सिंगल डिजिट लेना है, यानी इकाई अंक, 8 5 13, 13 का 3, 3 में 0 जुड़ा, फिर 3 आया, 7 3 10, 0 आया, 0 में 5 जुड़ा, 5 आया, यानी योगफल करने पे जो हमारा इकाई अंक है वो 5 आएगा। अब आगे से हमसे कोई मतलब नहीं है, आगे कौन सा डिजिट आएगा जोड़ने पे हमसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई ना, ये बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, अगर यहां बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा, तो इसका मतलब है कि इस तरफ के पद और इस तरफ के पद दोनों बराबर होंगे, यानी जो मान इधर लिखा होगा और जो मान इधर लिखा होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहां बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अगर यहां पे संख्या का इकाई अंक 5 आया, तो इधर भी तो गुणा करने के बाद 5 से 5 ही आना चाहिए ना भाई, लास्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, 5 ही आना चाहिए, इकाई अंक 5 ही होना चाहिए, क्योंकि सेम संख्या आएगी भाई, जो नंबर इधर आएगा वही नंबर इधर आएगा। इसका मतलब है कि इस 5 में अगर 1 से गुणा कर दें तब 5 आ जाएगा, या फिर आप 5 से गुणा कर दो तब 5 आ जाएगा,
या आप 7 से गुणा कर दो तब 5 आ जाएगा, 3 से भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, 9 से भी कर दो तब भी आ जाएगा। देखो ये आपका 1 3 5 7 9 क्रम से अगर इनसे गुणा करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई, आ जाएगा। अब देखिए यहां पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में देखो 1 भी मिल रहा है, यानी ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 1 है, ये भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, और 5 5 भी मिल रहा है। अब यहां गौर से देखो, यहां पे आपके 3 ऑप्शन मिल गए, इसका मतलब है कि ये नियम यहां पे क्या हुआ, फ्लॉप। क्योंकि अब यहां पे लगाओगे तो आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है ना भाई, अच्छे समझते चलना। ये नियम यहाँ पे क्या हुआ, फ्लॉप। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में फ्लॉप जाएगा, हर क्वेश्चन पे फ्लॉप नहीं जाएगा। आपको जितने कॉन्सेप्ट बता, देखो ये नियम किसी पे आपको बेटर पड़ेगा, किसी पे ये बेटर पड़ेगा, और किसी पे जो अब बताने जा रहे हैं वो बेटर पड़ेगा। तो आपको सीखना है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा किस पे कौन सा लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। और ये जो बता रहे हैं ऑप्शन से इकाई अंक का जो विधि, इस पे लगाने से आपको कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 सेकंड। इकाई अंक जो मेथड है कितना लगेगा, 2-4 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई ना भाई। अगर हम यूनिट डिजिट लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नहीं मैच करेगा, यानी 3 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तुरंत, हमें टाइम लग जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई ना आपको। अब देखो आगे, ठीक है ना, 2 मेथड हो गए, तीसरा हमारा इसमें फॉलो नहीं करा, यानी एक ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते। क्यों भाई, अगर एक ऑप्शन होता तो डायरेक्ट टिक कर देते, क्लियर है ना, डायरेक्ट क्या कर देते, टिक कर देते, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं आई, तीनों में आपको देखो 1 3 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में लास्ट में 5 आएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नियम पे, ये नोट कर लेना, मैं जैसे बता रहा हूं सब अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, ठीक ना। अब चलते हैं हम तीसरे नियम पे। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, इसी यही बता देते हैं ना, यही बता देते हैं, संख्या यही सब लिखी हुई है सामने, यही बता देते हैं आपको, ठीक है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, जैसे हमारा नंबर है 38 45 40 47 45, आप क्या करो, इसमें से अपनी सुविधा अनुसार किसी एक संख्या को एवरेज मान लो कि इसमें से कोई एक एवरेज है अपनी मर्जी से। जैसे मैंने मान लिया 40, क्योंकि 40 से अगर किसी भी संख्या को हम कंपेयर करेंगे ना तो बहुत आराम से कंपेयर हो जाएगा, क्लियर है। अपनी स्वेच्छा से किसी को मान लो, ऐसा नहीं है कि हम 40, आप अभी देख रहे हम 45 भी मान के आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, 47 भी मान के दिखाएंगे, ठीक है ना, ये हर तरीके से आपको मान के दिखाएंगे, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगर हमने इसको एवरेज मान लिया तो आपको क्या करना, इसका मतलब हमने थोड़ी देर के लिए ये माना है कि सभी संख्याएं क्या हैं, 40 है। ध्यान से समझना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस मेथड से बहुत आराम से लगते हैं, ठीक ना, तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। सभी संख्या हमने मान लिया 40, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर, क्यों भाई, बराबर बराबर, हमने सबको मान लिया 40। अब मुझे बताओ, अगर हम इस एवरेज से इसको कंपेयर करें सब कैसे, हमको तुलना करना है, तो ये जो 38 है ये क्या है, 2 कम है, तो इसको माइनस से दिखाओ, 2 कम है, ठीक ना। ये आपका 5 ज्यादा है, इसको प्लस से दिखाओ, ठीक ना। ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट 0 आएगा। यहां पे ये आपका +7 होगा, +7 होगा, और यहां पे ये आपका +5 होगा। होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा ना। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हम प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं तो 7 5 12, 0 हो जाएगा 12, 12 5 17, 17 में ये 2 जुड़ेगा तो टोटल घट जाएगा ना, 17 में 2 जुड़ेगा, घट के कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान से देखना, ये जो 15 आया है ये प्लस का 15 आया है, प्लस का 15 आया है ना। इस प्लस के 15 में कितने नंबर थे हमारे, 5, 5 से भाग कर दो, कितना आया, 3, कितना आया, प्लस का 3। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एवरेज अपने स्वेच्छा से माना है उसमें हमें +3 करना है, उसमें हमें क्या करना है, +3 करना है।
बस यही आपका हो जाता है आंसर। ये आपको बड़ी बड़ी संख्याओं में बहुत फायदा देगा, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा ना, तो बड़ी संख्या में भाग करना है आपको, ठीक है ना, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, सबको समझ में आया? अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात और यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ भाई। ये देखो जो ये आपका माध्य था, और यहाँ पे संख्याओं को कंपेयर करने के बाद ये जो नंबर आते हैं ना, ये जो प्लस माइनस में नंबर आते हैं, इनको बोला जाता है विचलन। क्या बोला जाता है? विचलन। ये याद रखना, अभी जो मैं एग्जाम दे के आया था डिपार्टमेंटल, जो मैं आपको बताया था, जो विचलन से क्वेश्चन पूछा था ना, यही पूछा था, यही पूछा था, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यानी आपको तीन नियम लगाना है, एक तो आपका मेथड, ठीक है ना, एक आपका इकाई अंक, एक आपका ये विचलन विधि। तीन विधि मैं बता रहा हूं, इन्हीं तीनों विधियों से पूरा एवरेज खत्म कर दोगे आप, ठीक है ना, पूरे एवरेज की आप अच्छी तरीके से बैंड बजा डालोगे, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, टेंशन मत लेना, बस आराम से पढ़ो। समझ में आ गया ना सबको भाई? ये सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? चलो, ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना भाई, एक क्वेश्चन देते हैं, अब आप इसका आंसर बताइए, ठीक है ना, आप इसका आंसर सॉल्व करके बताइए। 76, 48, 84, 66, 70, 64 का माध्य होगा। मैं ऑप्शन भी दूंगा, ठीक ना, क्योंकि आपको जिस विधि से जल्दी आए आप वही विधि अप्लाई करना, ठीक ना। ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन है आपका 72, 68, 66 और 64। 64 बताए क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बस आप क्लास में बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। जब इस एवरेज को हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग टाइम लगाते तो सोचते हो कि नहीं बनेगा ना, देखना बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। बताएं क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा भाई इसका सही जवाब बताएं। चलो, अब हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, इकाई अंक वाली विधि, यानी ऑप्शन की जो विधि मैं बताया हूं ना, सबसे पहले आप एवरेज में ऐसे प्रश्नों पे आप इकाई अंक सबसे पहले लगाएंगे। सेकंड नंबर पे आप विचलन विधि लगाएंगे, जो मैं आपको विचलन विधि बताया हूं। और थर्ड नंबर पर जब इन सबसे ना बने, तब आप अपना जनरल बेसिक मेथड लगाना, ठीक ना, तब आप अपना बेसिक लगाना, ठीक ना, क्लियर है। चलो, सबसे पहले हम इकाई अंक लगाएंगे। इकाई अंक क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में अगर हम माध्य से गुणा करें, हमारा योगफल जो है, ध्यान से सुनना, हमारा जो योगफल है उसका इकाई अंक क्या आएगा, तो जोड़ो, 8 6 14 4, 4 4 8, 8 आया ना, 8 6 14 फिर 4 हो गया, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 4 8 आएगा, इकाई अंक आपका 8 आएगा। इसका मतलब है कि इस 6 में, यानी ये यहाँ पे जो माध्य होगा उसका इकाई अंक या 3 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, क्योंकि 6 3 18 और 6 8 48 इसी दो पे पॉसिबल है। तो बताओ भाई, बताओ मुझे, इस 3 वाले के, यानी इसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है, इस बताओ इसके साथ बन सकता है कि इसके साथ? तो ऑप्शन में देखो एक ही है बस, एक ही है बस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आराम से हो गया एकदम, ठीक ना, एकदम आराम से, 2 4 सेकंड लगेंगे बस आपको। बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ऑप्शन विधि फ्लॉप हो गई थी, इस वाले क्वेश्चन पे देखो आंसर आ गया फट से, आ गया ना। अब आप कहोगे सर ये वाली भी विधि अच्छी है, कहोगे कि ये वाली विधि, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को मैनेज करके चलना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीख के रखना है, और सब बिल्कुल आसान है,
ठीक ना, बिल्कुल आसान है और आराम से आप सॉल्व करके निकल जाओगे, ठीक ना। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। अब हमको इस पे दूसरी विधि बताने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक ना। हाँ, विचलन वाला लगाते हैं, चलो विचलन वाला लगाते हैं। देखो हमने मान लिया 70 को, क्योंकि 70 के साथ कंपेयर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहां सबका 70 है ना, सबके 70 कंपेयर करते हैं। देखो पहला वाला 70 से 6 ज्यादा है, दूसरा वाला 70 से देखो कितना 22 कम है, 22 कम है, तीसरा वाला देखेंगे तो +14 है ना, और चौथा देखेंगे तो -4 है, और ये इसको तुलना करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और इसको तुलना करेंगे आपका जो छठे नंबर पे है तो ये क्या है, -6 है। बताओ भाई, देखो 6 4 10 32, -32 हो गया, प्लस वाले को जोड़ो 14 6 20, ठीक ना, -32 और +20, तो टोटल कितना आया -12, टोटल कितना संख्या है 6, भाग कर दो तो -2 आया। हम किसको एवरेज माने थे, 70 को, यानी 70 में 2 कम करना पड़ेगा, 70 में 2 कम करेंगे कितना आएगा 68, ऑप्शन नंबर बी। देखो इससे भी आराम से आया, यानी इन संख्याओं को जोड़ने से, जोड़ के फिर भाग, बड़ी संख्या में भाग करने से अच्छा है क्यों ना हम ऐसे छोटी संख्या में कन्वर्ट कर रहे, आराम से छोटे संख्या में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे, फट से आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना, ठीक ना। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक, का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 तथा 80 है, तथा 80 है। प्राप्तांक का माध्य होगा, प्राप्तांक का माध्य होगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 40, 57, 58.8 और 62। अब बताएं आंसर कौन सा होगा, फटाक से बताएं क्या होगा राइट आंसर। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है ना, समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बताओ कौन सा सही होगा इसमें, बताएं भाई। पढ़ के लगाने में सबसे पहले हमने कहा इकाई अंक लगाया करो। इकाई अंक का मतलब है कि देखो 9 में माध्य, जो भी माध्य होगा उससे गुणा करोगे, इकाई अंक क्या आना चाहिए, 9 7 16, 6 6 2 8, 8 7 15, 15 की 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 की 8, 8 1 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, इसका मतलब है कि ये 9 इकाई अंक तभी हो सकता है जब 9 के साथ 1 का गुणा करोगे, या फिर और कोई नंबर है जिसको गुणा करने के बाद ये 9 आ जाए, और कोई संख्या है भाई 9 में ऐसा कोई नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करे और 9 आ जाए, नहीं है ना, नहीं है ना, पूरा 1 से लेके 9 तक में भर में यही एक है, एक है, क्योंकि 9 3 27, 9 4 36 6 आएगा, 9 5 45 5 आएगा, ठीक है ना, 9 6 6 54 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें देखो संख्या का इकाई अंक 1 होना चाहिए, यानी जो माध्य होगा, माध्य उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए। किसी में भी इकाई अंक नहीं है, किसी में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो माध्य है ना वो परफेक्ट पूर्ण नंबर नहीं है।
अर्थात ये जो संख्या होगी ना योगफल, ये 9 से पूरी तरह डिजिबल नहीं है। अगर होता तो कंफर्म है कि उस संख्या का इकाई अंक 1 जरूर आता, उस संख्या का इकाई अंक 1 जरूर आता। इसका मतलब है कि यह जो योगफल होगा वो 9 से पूरी तरह कटेगा नहीं। तो सीधा टिक मारो ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया मैं क्या समझाया आपको? समझ में आया भाई? अगर ये योगफल 9 से कटता, योगफल अगर 9 से पूरी तरह विभाजित होता, तो भाग करने के बाद जो यहां आंसर आता उस संख्या का इकाई अंक 1 जरूर होता, उसका इकाई अंक 1 जरूर होता। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन में देखो है ही नहीं है, यानी चारों ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि 0 7 2 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो 1 पॉसिबल होता। ठीक है ना? अब ये इसका मतलब ए बी डी तीन के तीनों गलत है। कौन सही होगा? सी। क्यों? क्योंकि योगफल, इसका मतलब है 1 न आने का मतलब है कि योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तभी यहां पे नहीं मैच किया। नहीं तो आपका किसी ना किसी संख्या में 1 जरूर आता। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई, ये बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? कितना आराम से आपको समझाया। इस यही तो चीज बोल रहा हूं ना कि यही सब चीजें तो आपको सीखना है। ये सारी चीजें आप लोग सीखते नहीं हो, बस आप लोग जोड़ घटा के गुणा भाग करना वही जानते हो बस। चलो इससे अच्छा है कि हम 27 79 62 सबको एक बार कॉपी में लिख के जोड़ेंगे। क्यों जोड़ोगे भाई? क्यों जोड़ोगे? जरा फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम इन संख्याओं को सबका जोड़े तो इकाई अंक क्या होगा। अगर हम बोले कि अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो आपने कहा कि सर जोड़ेंगे, देखो 1 आएगा। कितना आएगा भाई? 1। 7 9 7 16, 16 की 6 आएगा, 6 2 8, 8 7 15, 15 का इकाई अंक 5 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 4 9, 9 9 18, ठीक है ना? 18 1 19, क्या होगा? 19। अब ध्यान से देखो, 19 का मतलब क्या हुआ भाई? 19 का मतलब क्या है? इकाई अंक क्या आएगा? 9। जो संख्या जोड़ोगे उसका इकाई अंक 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बोलो, 9 आएगा। कंफर्म है 9 आएगा। अब बताओ मुझे, 9 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें 9 आ जाए? तो आपको पता है संख्या कुछ भी हो, संख्या कोई भी हो, लेकिन उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, तभी 9 इकन्नम 9 करने पे लास्ट में यहां इकाई अंक 9 आएगा। 9 इकन्नम 9 करने पे लास्ट में इकाई अंक आएगा। इसका मतलब जो संख्या होगी, जो माध्य होगा, उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए। तो इसमें देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है ए भी नहीं सही है, बी भी नहीं है सही है, सी भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि अगर ये योगफल 9 से पूरा पूरा कटता तो 100% माध्य का इकाई अंक 1 आता। क्यों भाई? माध्य का इकाई अंक 1 आता 100%। यहां लास्ट में 9 है ना, यहां कटने के बाद 100% 1 आता। लेकिन यहां चारों ऑप्शन में किसी में 1 लिखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि यह योगफल 9 से पूरी तरह डिजिबल नहीं है, पूरी तरह डिजिबल नहीं है। ये आंसर पॉइंट में जाएगा, अर्थात ऑप्शन कौन सही होगा? सी। अब बताओ समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? बस ऐसे आराम से सीखते चलो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना? इन सब जब आप क्वेश्चन लगाओगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे वहां पे, तब आपको क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे सीख लो बस, नहीं, अप्लाई करना है भाई। 3 सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना? नहीं लगेगा, बस आपको सीखना है। चलो आगे चले, आगे चले भाई। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे चले। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 9 आमों का वजन। 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62,
67, 70, 64, 45, 48 ग्राम है, ग्राम है, तो उनका औसत वजन है, तो उनका औसत वजन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 62 ग्राम, 60.5 ग्राम, 60 ग्राम और 59 ग्राम। बताएं कौन सा सही होगा, बताओ भाई कौन सा सही होगा, बताओ जल्दी से कौन सा सही होगा, फटाफट आंसर आना चाहिए अब, ठीक है ना। $59, वेरी गुड। देखो हमने क्या कहा, टोटल 9 है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे माध्य बताना है। इकाई अंक चेक करो जल्दी से, 0, 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 की 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 की 3, 3 8 3 11, कितना आएगा भाई 11, यानी लास्ट में 1 आएगा। एक बात बताओ, ये 1 कब आएगा लास्ट में, यानी इकाई अंक 1 कब आएगा, जब हम 9 में ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 9 हो, 9 हो, यानी 9 9 81, तभी लास्ट में 1 आ सकता है। 9 9 81 और क्या हो जाए 1 हो जाए, वेरी गुड, और क्या हो जाए भाई 1 हो जाए, तभी तो। अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 1 लाना है, यानी 1 तभी आएगा जब 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। अर्थात वह संख्या होगी जिसका इकाई अंक 9 हो। किसका इकाई अंक 9 है, ऑप्शन नंबर डी के, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। देखो यूनिट डिजिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने समझाते समय जो ऑप्शन जो उदाहरण लिया था उसमें इकाई अंक देखो नहीं काम किया, क्योंकि 3 ऑप्शन मैच कर रहे थे ना, लेकिन अब देखो इसमें सिंगल ऑप्शन मैच किया 2 प्रश्नों में। तो ठीक है, तो ये सीख के रखना है कि कहीं सिंगल मैच करेगा, कहीं डबल मैच करेगा, ठीक है ना। सेकंड रूल, चलो अब आपको दूसरा बताते हैं, दूसरा विधि बताते हैं जो आपका एक प्लस माइनस वाली कंडीशन है। देखो इसमें 70 बहुत आराम से लिखा है ना, 70 ले लो। मान लो कि हमारा एवरेज क्या है 70 है, चलो कंपेयर करो, 50 से कंपेयर करोगे -20, 60 से कंपेयर करोगे -10, 65 से करोगे तो -5, 62 से करोगे तो -8, 67 से करोगे तो -3, 64 से 70 से करोगे तो 0 हो ही जाएगा ना, 64 से करोगे तो कितना आएगा -6, 45 से करोगे तो -25, 48 से करोगे तो -22। देखो यहाँ पे टोटल माइनस माइनस में बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है ना, बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो अगर जोड़ोगे तो 20 10 30, 30 5 35, 35 8 43, 43 3 46, 46 में 0 जोड़ोगे 46, 46 और 6, 46 6 कितना होता है भाई 52, और ये आपका 25 22 कितना हो जाता है 47, सब टोटल माइनस में है। 7 2 9, 5 4 9, माइनस लगाओ, टोटल कितनी संख्या है 9 संख्या है, भाग करो तो माइनस का 11 आएगा। अर्थात आपको 70 में -11 करना है, 10 में से 1 गए 9, 6 में से 1 गए 5, 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है ना, 59 आपका आ जाएगा। समझ में आया ना भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। लेकिन देखो दूसरे से आसान तो यहाँ पे पहला वाला ही है, इकाई अंक वाला ही लग जा रहा है, तो यही आपको प्रैक्टिस करना है, किसमें कौन सा अप्लाई करेगी जल्दी आ जाए, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा ये चीज, क्लियर है ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। 50 लेके कराइए, चलो हम भाई 50 लेके कराते हैं। बच्चे ने कहा कि सर 50 लेके एक बार करा दीजिए आप, हमने कहा ठीक है चलो 50 लेके करा देते हैं, 50 के साथ कंपेयर कर देते हैं। आप A to Z किसी भी वैल्यू, उसमें किसी भी वैल्यू को एवरेज मान के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी आप एवरेज मान के कर सकते हो। चलो हमने कह दिया कि भाई हम अब की बार क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसमें 50 को एवरेज मार रहे हैं।
50 को एवरेज मान रहे हैं। अब देखो 50-50 का डिफरेंट 0 होगा, 60 से करोगे तो प्लस का 10 आएगा, 65 से करोगे तो प्लस का 15 आएगा, 62 से करोगे तो प्लस का 12 आएगा ना, ठीक ना, और 67 से करोगे तो प्लस का 17 आ जाएगा, 70 से करोगे तो प्लस का 20 आएगा, 64 से करोगे तो प्लस का 14 आएगा, ठीक ना, और 45 से करोगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, और 48 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब एक चीज देखो, ऐसे देखो, प्लस वाला जोड़ लो सब फटाफट जल्दी से, 10 15 25, 25 हो गया ना, 25 और 20, 25 20 कितना हो जाता है आपका 45, 45। अब देखो 12 17 कितना हो गया 29, 29 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43, कितना हो गया 43, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 4 4 8, प्लस वाला 88 आया, माइनस वाला देखिए 5 2 7 आया, माइनस का 7, माइनस का 7, ठीक ना भाई, घटा देंगे तो कितना हो गया प्लस का 81, प्लस का 81, प्लस का 81, प्लस 81 आया है। अब टोटल संख्या 9 है, भाग कर दो तो 9 9 81 प्लस का 9 आएगा, हमने एवरेज 50 माना है तो प्लस का 9 कर दीजिए, देखिए तुरंत आपका फट से 59 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना भाई। तो आप किसी भी संख्या को एवरेज मान के लगा सकते हो, बस आपको यह पकड़ना है कि किस संख्या को हम ले एवरेज हमारा छोटा छोटा आए, बड़ा ना आए, छोटा छोटा आए। तो आप ऐसे संख्या को माना करो ना बहुत छोटी हो और ना बहुत बड़ी हो, जो मिडिल में पड़ती यानी बीच में पड़ती हो, ठीक है ना, एवरेज में। जैसे हमने 70 माना था, ये बड़ी थी, तो आप कोई जैसे 65 ले लो, 62 ले लो, आप जिससे कंपेयर बेटर तरीके से कर सको ले लिया करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा ना भाई, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आपको एवरेज का एक दो क्वेश्चन और दूसरे तरीके का बताते हैं, ठीक ना, फिर हम लोग चलेंगे माध्यिका पे फर्स्ट, ठीक ना। ये सांख्यिकी खत्म होने के बाद हम माध्यिका चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक ना। चलो माध्य से देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पहले ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। यदि 14 5 7 यक्स और 29 का 29 का औसत 29 का औसत 25 हो, 25 हो, तो यक्स का मान होगा, तो यक्स का मान होगा, यक्स का मान होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसका तरीका सिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका 60 65 70 और आपका क्या है 75। चलिए अब देखो अपना अपना कॉन्सेप्ट लगा के इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है ना, इसका अपना कॉन्सेप्ट लगा के आंसर बता सकते हो। देखो भाई, देखो सब लोग सी सी बता रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो टोटल एवरेज 25 है, एवरेज क्या है 25 है, यानी हमारे पास संख्या 5 है और एवरेज 25 है। अब इसको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 5 25 इकाई अंक तो 5 ही आएगा, गुणा करने पे आगे कुछ भी आए, हमसे इससे नहीं मतलब है, इकाई अंक तो 5 आएगा ना, इसका मतलब है कि इधर भी इकाई अंक 5 आना चाहिए, जोड़ने के बाद संख्या का योग करने के बाद इधर भी इकाई अंक 5 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि संख्या तो हूबहू वही आएगी। तो जोड़ो 5 4 9, 9 7 16, 16 की 6, 16 की 6, 6 और उसके बाद यहाँ पे 9 6 15, 9 6 15 कितना आया भाई 9 6 15, ठीक है ना 15। अब देखिए अगर 15 की यहाँ 5 आया है और एक संख्या आपका यक्स है, एक संख्या आपका यक्स है जिसका इकाई अंक यानी ये संख्या गायब है ना, यक्स है। अब बताओ अगर ये 5 है, इकाई अंक आपको यहाँ 5 लाना है, तो यक्स का इकाई अंक क्या हो सकता है, यक्स का इकाई अंक 0 ही होना चाहिए। जो संख्या यक्स होगी उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो यहाँ 5 आएगा ना,
तभी तो यहाँ योगफल का इकाई अंक 5 आएगा। यहाँ पे जीरो वाले दो ऑप्शन है, यानी बी और डी। देखो बी और डी नहीं है। अब या तो 60 हो सकता है या तो 70 हो सकता है, या तो 60 या तो 70, ठीक है ना। अब दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। अब चलिए आपको दूसरा मेथड बता देते हैं, दूसरा वाला आप लगा सकते हैं दूसरे वाले। अच्छा, एक तो आप अपना सिंपली जनरली मेथड लगा सकते हो, कौन सा? सबको जोड़ो, सबको जोड़ो 14 5 7 यक्स और क्या भाई 29 29, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25 पंजे 125 ही आना चाहिए ना। तो 14 5 होता है 17, 17 7 24, 24 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 24 में 29 जोड़ेंगे, 14 5 19। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। 14 5 19, 19 7 26, 26 और 29, 26 और 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। कितना आएगा? 55 आएगा। ये 55 आपका इधर लेस हो जाएगा ना भाई, 55 आपका लेस हो जाएगा। सही है कि गलत है? 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी जो आपकी संख्या है वो कितनी है? 70, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका इकाई अंक विधि थी, देखो उसको चेक करने में समय नहीं लगेगा, हम तो आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जब सॉल्व करोगे तो आपको समय नहीं लगेगा, आप तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ यहाँ डबल ऑप्शन मैच कर रहा है, अब दूसरी विधि लगा लेते हैं, ठीक है ना, समय ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि इसी को लगाने की, ठीक है ना, इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक बहुत आसान होता है और जल्दी से अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, चेक बहुत आसानी से हो जाता है। एक हो गया, दो हो गया। अब आप इसको लिए तीसरी विधि देखो, एक बेटर कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, है ना। छोटे प्रश्न में आप कहोगे सर यही लगा लेते, यही आसान, लेकिन अगर सोचो कि बड़ा प्रश्न आ गया तो क्या करोगे, ये भी तो दिमाग में होना चाहिए ना अपने, कि भाई अगर बड़ा प्रश्न आ गया तब क्या करेंगे। तो चलो आपको बताते हैं कि एक इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से समझो, ठीक है, अच्छे से समझना उसको। एक बात मुझे बताओ भाई, एक बात मुझे बताओ, मैंने ऐसे नंबर ले लिया अपनी इच्छा से 20, ठीक है ना, 21 22 23, एक संख्या और है यहाँ पे। मैंने कह दिया कि ये टोटल 5 संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं का जो माध्य है, ध्यान समझना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। माध्य क्या है? 22 है, 22 है, क्या है? 22 है। तो यहाँ पे जो संख्या गायब है उसका मान बताना, जैसे क्वेश्चन हमने आपको दिया था, जैसे हमने क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है ना, जैसे आपको क्वेश्चन हमने दिया था, हम यहाँ अपना तीसरी विधि विचलन विधि लगा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर माध्य 22 है तो ये भी 22 होना चाहिए, 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 ये भी 22। आप लगाते समय यहाँ ऐसे लिख के नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट लगाओगे, मेरा काम है समझाना, मैं आपको पूरा पॉइंट लिख के समझाऊंगा, ठीक है। जरा आप कंपेयर करिए तो, कंपेयर करिए तो, ये क्या है? माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। ये क्या है? माइनस का 1 है, ये तो 0 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, हमें इसका नहीं पता ये क्या है, हमें इसका, देखो भाई क्या बता रहा था मैं, 20 21 22 23 और मैंने एक संख्या यहाँ पे गैप कर दिया। मैंने कह दिया कि जो टोटल 5 संख्याएं हैं, इन सब का जो माध्य है, इन सब का जो माध्य है, माध्य कितना है? 22 है, 22 है। तो आपको बताना है कि ये जो संख्या गायब है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, मैंने सीरियल से लिखा इसलिए क्योंकि आपको क्लियर पता है कि इसका एवरेज 22 है, तो यहाँ पे 24 आएगा, आंसर इसका 24 होगा। 20 21 22 23 24 बीच में जो आया है यही एवरेज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, अगर माध्य आपका 22 है तो आप 22 से सभी वैल्यूओं को क्या करेंगे? कंपेयर, क्या करेंगे? सबकी तुलना करेंगे, सबकी तुलना करेंगे, ठीक है ना भाई। फर्स्ट की तुलना करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 2, सेकंड का माइनस का 1, ये एक कम है, ये आपका 0 हो जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं है, ये एक ज्यादा है, ठीक है ना।
अब यहां पे ध्यान से समझना, अब यहां पे क्या होगा यही आपको दिमाग लगाना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो ये आपका विचलन होता है इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, विचलन। क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, ठीक ना। माध्य से जब संख्याओं को घटाते हैं जो डिफरेंट आता है उसको विचलन बोला जाता है, ठीक ना। तो याद रखना विचलन, विचलन का जो योग होता है, विचलन का योग, विचलन का योग माध्य के लिए, माध्य के लिए, माध्य के लिए हमेशा, हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है माध्य के लिए, यानी विचलन का जो योग होता है वह माध्य के लिए हमेशा शून्य होता है। और यही लाइन ध्यान देना, यही लाइन उस दिन के एग्जाम में पूछी गई थी, यही लाइन क्वेश्चन, यही लाइन ही पूछा गया था कि विचलन का योग माध्य के लिए हमेशा होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य होता है या माध्य के बराबर होता है, ऐसे पूछा था वो ऑप्शन देके। तो याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना, विचलन का योग जो होता है माध्य के सापेक्ष क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है भाई, जीरो होता है। बताओ यहां तक समझ में आया ना, यहां तक समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आया तो ध्यान से देखो, यहां से टोटल यहां तक का, यहां तक का, पूरा यहां तक का जो आपका विचलन है वो जीरो होना चाहिए। देखो +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 ये जीरो हो जाएगा। अब ये -2 है, अगर यहाँ पे +2 हो जाए, +2 हो जाए तो ये -2 और +2 जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विचलन का योग हमेशा जीरो होना चाहिए, विचलन का योग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। भाई ये तो जीरो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 -1 जीरो हो जाएगा, -2 है तो यहाँ पे जो संख्या गायब है यहाँ पे क्या कर दें, +2 कर दें तो -2 और +2 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ये गायब संख्या है वो माध्य से 2 ज्यादा है, 22 2 24 है, 22 2 24 है। समझ में आया, जितना आप यहाँ पे जोड़ रहे हो ना, जितना आप यहाँ पे आपका प्लस माइनस कर रहे हो जीरो बनाने के लिए, वही आप संख्या माध्य के साथ प्लस या माइनस कर देना। अगर प्लस कर रहे हो तो प्लस कर देना, माइनस कर रहे हो तो माइनस कर देना। बताओ समझ में आए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। बड़ा अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे ना इस पे तब कहोगे कि हाँ ये चीज सही है। और ये लाइन जो मैंने लिखा है ना, ये लाइन तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा, अब भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है रेलवे में, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जाम में ये लाइन पूछ लिया आपसे कि विचलन का योग माध्य के लिए हमेशा क्या होता है, क्या होता है भाई, जीरो होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना सबको। चलो चलो अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पहले छोटा क्वेश्चन देते हैं फिर बड़ा। मैंने कहा था कि यदि, यदि 14 5 7 यक्स और 29 और 29 और 29 का औसत, औसत 29 का औसत 25 हो, 29 का औसत 25 हो तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा। और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था ना भाई, ऑप्शन दिया था 60 होगा कि 65 होगा, ठीक है, कि आपका 70 होगा कि 75 होगा। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले तो आप इकाई अंक अप्लाई किया करो इस वाले क्वेश्चन में भी। मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले बहुत आसानी से चेक हो जाता है, इसमें 5 से गुणा करोगे तो योगफल का इकाई अंक 5 आएगा, तुरंत जोड़ो, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 का इकाई अंक 5 है। यहाँ पे आपका यक्स है, यक्स का मान क्या कर दें कि इकाई अंक आपका 5 आ जाए तो कहोगे सर यक्स का जो इकाई अंक होगा 0 होगा, तभी इधर 5 आ सकता है। तो यहाँ पे जो 0 नहीं है वो कट जाएंगे, 2 ऑप्शन हो गए, तब कहोगे सर अब तो 2 ऑप्शन हो गए। फिर हमने अब भी जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट लगा लो, नहीं अपना मेथड लगा लो, यहाँ छोटी संख्या है तो कॉन्सेप्ट से समझो। देखो 29 से अगर 14 को कंपेयर करोगे तो यह -15 है, ठीक है ना, माइनस का 15 है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे
तो यह माइनस का कितना है 24 है। 7 को कंपेयर करोगे तो माइनस का 22 है। ठीक ना भाई, एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया ना भाई, कुछ गलत लिख दिया। हम 29 से कंपेयर कर दे, हमको 25 से कंपेयर करना है ना, क्योंकि हमारा माध्य कितना है 25 है। माध्य हमारा कितना है 25 है। 14 को देखेंगे तो ये -11 है, -11 है। 5 को देखेंगे तो ये -20 है। 7 को देखेंगे तो माइनस का 18 है। यक्स का हमें कुछ पता नहीं है। 29 का देखेंगे तो ये +4 है, +4 है। देखो भाई, अगर आप इसको जोड़ते हैं 18, 11, 29, 29, 20 कितना हो जाता है -49, -49 +4 प्लस यक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना, माइनस का कितना, माइनस का कितना हो जाएगा भाई 45। अब एक बात बताओ, अगर ये माइनस का 45 है, इसको 0 बनाना है, तो यहां पे यक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, यक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, यक्स का मान लेना पड़ेगा प्लस का 45। इसका मतलब है कि यही प्लस का 45 जो हमारा एवरेज है उसी में क्या करना है, जोड़ देना है, उसी एवरेज में जोड़ देना है। जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 70। यानी आपका वो जो संख्या गायब है वो कौन सी है 70। कौन सी है भैया 70। समझ में आया, बताओ समझ में आया। तो ऐसे प्रश्नों में भी सबसे पहले आप इकाई अंक ही लगाएंगे, याद रखना। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले इकाई अंक लगाएंगे। जब इकाई अंक नहीं लगेगा तो विचलन विधि लगाना। जब विचलन विधि फ्लॉप हो जाए तब डायरेक्ट मेथड फिर आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि इस पे सब पे समय नहीं लगता। अब चलो मैं एक आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं, अब एक आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखोगे, ठीक ना। एक व्यापारी, एक व्यापारी की 5 कर्मागत, एक व्यापारी की 5 कर्मागत, 5 कर्मागत महीनों की, 5 कर्मागत महीनों की बिक्री, महीनों की बिक्री, महीनों की बिक्री क्रमशः, क्रमशः 6435, कामा 6927, कामा 6855, कामा 7230, कामा 6562 रुपए थी, रुपए थी। वह, वह छठे महीने में, छठे महीने में कितनी बिक्री करे, छठे महीने में कितनी बिक्री करे, छठे महीने में कितनी बिक्री करे कि उसकी औसत बिक्री, कि उसकी औसत बिक्री, उसकी औसत बिक्री 6500 रुपए, 6500 रुपए हो जाए, इतना हो जाए। ऑप्शन आपको देते हैं 4991, बी 5991, सी 6991, डी 6001। फट से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएं आप लोग, फटाफट कर आंसर बताएं इसका क्या सही होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आप इकाई अंक चेक करोगे। इकाई अंक देखो, टोटल कितने हैं 6 है ना, छठे मंथ में, छठे मंथ में ना, इसका मतलब क्या है कि टोटल एवरेज 6500 गुणते कह रहा छठे मंथ में, छठे मंथ में, तो 6 से गुणा कर दो तो इकाई अंक क्या हो जाना चाहिए 0। क्या हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि गुणा करोगे तो इकाई अंक 0 आएगा ना, इकाई अंक 0 आएगा। इससे इधर से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रत्येक मंथ का एवरेज 6500 है, टोटल मंथ 6 है, तो पूरे 6 महीने का योगफल आ जाएगा अगर 6500 में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। क्यों भाई, इकाई अंक कितना आना चाहिए 0। चलो देखते हैं, इकाई अंक 5, 7 5 12, 12 की 2, 5 2 7,
7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 7 2 9, 7 2 9। अब ध्यान से समझो, 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमें नेक्स्ट मंथ में ऐड करना है उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, तभी 9 और 1 मिलकर 0 होगा, तभी 9 और 1 मिलकर 0 होगा। यानी जो भी संख्या यहां बनेगी ना उसका तो इकाई अंक 1 ही होना चाहिए। तो भाई एक तो चारों ऑप्शन में है। अब देखो एक तो चारों ऑप्शन में है, यानी यहाँ ऑप्शन, यानी जो आपको इकाई अंक विधि है वो तो फ्लॉप हो गए क्योंकि चारों में है, चारों में है ना। चलो अब आपको बताते हैं जो अभी हमने विचलन विधि बताया। अब देखो विचलन विधि को ध्यान पूर्वक, विचलन विधि को ध्यान से देखो, ठीक ना। वैसे आप टोटल संख्या लिख के जोड़ोगे, टोटल लिख के जोड़ोगे, कंपेयर करो, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर करो। अगर हम 6500 की सबसे तुलना करें, सबसे तुलना करें, देखो 6435, यानी ये आपका -65 है, 6500 से -65 यानी 65 कम है। इसकी तुलना करेंगे तो आपको सीधा दिख रहा है 927 यानी 427 है, प्लस 427 है, 427 ज्यादा है ना। हम इसकी तुलना करेंगे तो ये 355 ज्यादा है, 355 ज्यादा है ना भाई, 355 ज्यादा है। इसकी तुलना करें तो 730 ज्यादा है। ध्यान से देखो, 6500 प्लस 700, 730 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 730 ज्यादा है ना भाई, है कि नहीं है। और इसकी तुलना करें, इसकी तुलना करें तो ये देखो आपका +62 है। बोलो है कि नहीं है कि नहीं है। तो अभी आपको छठवें मंथ का बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ क्या होगा। 5 महीने का हमने लिख दिया, 5 महीने का हमने लिख दिया। अब एक बात मुझे बताइए, एक बात आप लोग मुझे ये बताइए, हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या करना भैया, जोड़ना। चलो जोड़ लेते हैं, 2 0 5 2 7, 7 7 14, 14 की 4, 14 की 4 हासिल 1, 6 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 1 17 के साथ हासिल 1, 7 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 1574 जोड़ने पे आया, यानी प्लस वाला आया इतना, माइनस आपका है 65, माइनस आपका 65, तो आपका ये हो जाता है कितना, 14 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 6 में से 6 जाएगा 0, यहां बचेगा आपका कितना भाई 5 और 1। एक बात बताओ, +15 0 9 आया है, अगर इसको 0 बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, कितना घटाओगे, 1509 ही तो घटाओगे ना 0 बनाने के लिए। इस प्लस 1509 को 0 बनाने के लिए इतना ही तो घटाओगे, बस यही वैल्यू को आप इस 6500 के साथ घटा दो, जो आपका एवरेज है ना उसके साथ घटा दो। कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 9 गए 1, यहां क्या होगा भाई, 9 में से 0 गए 9, यहां 4 बचेगा, 14 में से 5 गए 9, अब यहां पे 5 बचेगा, 5 में से 1 गए 4, 4991, 4991। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। पहले तो आपको ऑप्शन लिख देते हैं जिससे आप जल्दी से कर पाओ, ठीक ना। भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा तो वो आसानी आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है बस, बाकी तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना बहुत कम समय में कर जाओगे, बहुत कम समय में कर जाओगे। क्वेश्चन क्या है, राज ने अपने 4 विषयों, राज ने अपने 4 विषयों, 4 विषयों में 67 69 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए, 88 अंक प्राप्त किए। कितना भाई, 88 अंक, 88 अंक प्राप्त किए। उसे 5वें विषय में, उसे
पांचवे विषय में कितने अंक पाने होंगे, कितने अंक पाने होंगे, पाने होंगे जिससे उसका औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 80 अंक हो जाए, 80 अंक हो जाए। फट से बताएं, 5 सेकंड लगेगा बस, 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये। बताओ क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सिर्फ एक बच्चे का है भाई, काहे नहीं समझते आप लोग? अगर टोटल एवरेज 80 हो जाता है, कितने विषय हैं टोटल? 5। इसका मतलब है कि 5 से गुणा करोगे तो योगफल का इकाई अंक 0 आना आएगा। इधर आगे कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक तो 0 ही आएगा ना, 0 ही आना चाहिए ना। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, 9 7 16, 16 और 16 की 6 ले लो, 8 6 14, 14 की 4 ले लो, 14 की 4, कितना हो जाएगा? 8 4 12। अब 12 का 2, बताओ इस 2 में क्या जोड़ दें, इस 2 में क्या जोड़ दें कि आपका 0 हो जाए? क्या जोड़ दें 0 हो जाए? तो आप कहोगे सर 8 जोड़ दें। बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है कि यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन मिल गए 8 8 वाले, 2 ऑप्शन मिल गए ना। तो चलो 80 है, तुरंत अपना विचलन विधि लगाओ। 80 है, 67 क्या होगा? -13 होगा। क्या होगा? -13 होगा। 69 -11 होगा। 78 माइनस का 2 होगा। 88 प्लस का 8 होगा। और हमको पांचवें विषय का नहीं पता है, जरा बताओ 13 11 24, 24 2 25, -25 में से, -25 में से +8 करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -17, -17। अब बताओ इसको अगर जीरो करना चाहते हो, -17 को अगर आप जीरो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे +17 लेना पड़ेगा। कितना? +17 लेना पड़ेगा। यानी खाली जगह पे आपको कितना लेना पड़ेगा? प्लस का क्या लेना पड़ेगा भाई? कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? कुछ मिस्टेक किए क्या भाई? सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका 16, यहाँ 26 आएगा ना, यहाँ 26 आएगा, 26 आएगा, 26 आएगा। 26 में से अगर आप 8 घटाते हो तो कितना आता है? 18। कितना आएगा भाई? 18। कितना आएगा? 18 आएगा ना। तो यहाँ पे आपको प्लस का 18 लेना पड़ेगा, प्लस का 18। ठीक है ना, यानी यही 18 किसमें कर दोगे? जो आपका एवरेज है ना 80, उसी में आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 98। क्या हो जाएगा? 98। इसका मतलब है उसको पांचवें विषय में 98 नंबर चाहिए, यानी 88 गलत है, 98 सही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं भाई बताओ? अब हम लोग बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका की, माध्यिका यानी मीडियन होता है ना भाई, मीडियन। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है ठीक मध्य की संख्या, ठीक मध्य की संख्या, जो बीचों बीच में संख्या आएगी ना वो होता है ठीक मध्य की संख्या। क्यों भाई? ठीक मध्य की संख्या, ये क्या होता है? माध्यिका होती है। क्या होता है भाई? माध्यिका होती है। कैसे? कैसे जरा ध्यान से समझो। मान लो मैंने कह दिया 1 2 3 4 5। यहां देखो संख्याएं जो लिखी हुई सीरियल क्रम में लिखी हुई है ना, सीरियल क्रम में लिखी हुई, बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, तो अगर आप यहां चेक करो तो ठीक मध्य में कौन है? ठीक बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? कौन सी संख्या है जो बिल्कुल बीचों बीच में है? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5। देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2,
तो आपको दोनों तरफ से दो दो संख्या अगर छोड़ दी जाए तो बीच में एक संख्या ऐसी है जो बिल्कुल मध्य में, यानी दोनों तरफ से तीसरे तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब है कि माध्यिका इसी को बोला जाता है जो बिल्कुल बीच में होती है, जो बिल्कुल बीच में होती है। ठीक है, अगर देखो इसी का अगर हम एक स्टेप और बढ़ा दे, कह दे कि 1 2 3 4 5 6 कर दें तो 6 कर दें तो क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, टोटल 6 संख्या है, इधर से देखो अगर 3 लेते हैं, इधर से 3 लेते हैं तो अरे तो पूरा हो गया, अब तो बचेगा नहीं। तो एक काम करो, ऐसी कंडीशन जब बच जाए तो बीच में यहाँ जब लास्ट में जो एक संख्या बचती है ना, उसको क्या किया करो, छोड़ दिया करो। यानी इधर की आप 2 संख्या लो, इधर की भी आप 2 ही संख्या लो। अब आपके सामने बीच में 2 संख्या बचेगी, चेक करो इन दोनों के बीच में कौन है। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में चेक करने के लिए 4 3 7 जोड़ के आप 2 से भाग कर दोगे, तो इन दोनों के जो ठीक मध्य में आएगा वो आएगा 3.5। बाकी आपको वैसे ही पता है कि 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा ना भाई। इसका मतलब है कि इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी, 3.5 होगी। तो बताओ ये समझ में आया ना, ये समझ में आया कि नहीं? माध्यिका होता क्या, माध्यिका ठीक मध्य की संख्या होती। फार्मूला तो होता है लेकिन आप फार्मूला सिंपल प्रश्नों पे फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना, याद रखना। सिंपल प्रश्नों में फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे लाइन बना के लगाओगे। चलो चलो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना। देखो भाई, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टेप पे माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं को, जो संख्या प्रश्न में दी जाएगी उन सभी संख्याओं को या तो आप आरोही क्रम में लिख लो, या तो आरोही क्रम में लिख लो या फिर अवरोही क्रम में लिख लो। यानी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है भाई, क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं। अब क्या करेंगे, जब लिख लेंगे तो हम टोटल जितने संख्याएं सबको काउंट करेंगे। मान लिए थोड़ी देर के लिए कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि जब हम संख्याओं को अब अवरोही क्रम में काउंट किए, तो काउंट करने के बाद जो टोटल संख्याएं आई, जो टोटल आपके पद आए, यानी टोटल संख्या यानी कुल पद, मान लो कि वो एन आए। क्या आए, एन आए। कितने आए भाई, एन आए। एन आए तो अब इसमें 2 कंडीशन हो जाती है, क्या क्या। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है कि हो सकता है आपका जो n का मान हो, यानी n का मान हो वो क्या हो, एक विषम संख्या हो सकता है। n क्या हो, विषम संख्या हो। यानी एक कंडीशन आपकी ये हो जाती है कि जब पदों की संख्या विषम हो, जब n क्या हो, n एक विषम हो, एक विषम संख्या हो, क्या हो, एक विषम संख्या हो, यानी पदों की संख्या विषम हो, तब आपको क्या करना है, तब आपकी जो माध्यिका होगी ना भाई, जो आपकी माध्यिका होगी वो क्या होगी, n में एक जोड़ना, 2 से भाग करना, जो आएगा वही वाला पद जो होगा ना वो माध्यिका होगी, वही वाला पद माध्यिका होगी। कब, जब पदों की संख्या विषम होगी तब, ठीक है ना। कैसे, जैसे हमने कहा, मान लो आपका लिखा हुआ है 2 3 4 8 9 10 12, ठीक है ना भाई, 12। अब आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो जो n का मान आया, n का मान आया वो कितना आया, 7 आया ना, 7। अब ये 7 क्या है, एक विषम संख्या यानी एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो जो माध्यिका होगी, जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 7 प्लस 1/2वां पद, 2वां पद। तो 7 1 8 में 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4। यानी कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा। तो चेक करो चौथा कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात माध्यिका कौन सी होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी आपको आरोही क्रम में लिख दिया था भाई, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पहले से ऑलरेडी आरोही क्रम में लिख दिया था, ठीक है ना। ये होता है जब n का मान क्या हो,
एक विषम हो, जब n का मान क्या हो, विषम हो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपका n का मान क्या हो जाए, एक सम हो जाए। क्या हो जाए भाई, सम हो जाए। जब n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, सम संख्या हो, फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चनों पे, नॉर्मल क्वेश्चनों पे ये अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से वैसे ही आ जाता है, ठीक ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो सीख के रखना है ना भाई। अब यहाँ पे माध्यिका बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे आपका माध्यिका बराबर क्या होगा, n बाई टूवा पद, टूवा पद प्लस n बाई टू प्लस वनवा पद, यानी जो आधा करने पे आएगा उसमें एक और जोड़ना है, वहां पद। उसके बाद सबको जोड़ के 2 से भाग कर देना, सबको जोड़ के क्या करना, 2 से भाग कर देना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कह दिया 2, ठीक ना, 5, 4 ले, 4, 5, 8, ठीक ना, 10, 15 ले लिया। अब देखो काउंट करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n का मान क्या आया, n का मान क्या आया, 6 आया, एक सम संख्या है। तो आपको क्या करना है, माध्यिका क्या होगी, हमने क्या बताया, देखो फार्मूले पे देखो, पहले 6 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3, यानी तीसरा पद। क्या आएगा, तीसरा पद। फिर उसके बाद देखो n में 2 से भाग करने के बाद एक ज्यादा है, यानी 6 में 2 से भाग करोगे, 3, 1, 4, चौथा पद। कौन सा पद भैया, चौथा पद। चौथा पद बटे 2, बटे 2। तो तीसरा पद आपका कौन सा है, तीसरा पद आपका 5 है, तीसरा पद आपका 5 है, 5 लिख लो। चौथा पद कौन सा है आपका, 8 है, 8 लिख लो। और दोनों को जोड़ दो, 8 5 कितना होता है, 8 5 कितना होता है, 13। 13 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.5, 6.5, यानी इसके जो माध्यिका होगी कितनी होगी, 6.5, 6.5। लेकिन आप जरा गौर से देखो, अगर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है तो हमें ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है। अगर हमने अवरोही आरोही क्रम में लिख लिया तो हमें जरूरत ही क्या है, एक संख्या से आगे से काटना, एक पीछे से, फिर एक आगे से, एक पीछे से। देखो अब लास्ट में 2 बच गया ना, अब जब 2 बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना बस। 8 5 13, 13 का आधा करो कितना आ जाएगा, 6.5। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है, फार्मूला नहीं लगाना, ऐसे एक आगे से एक पीछे से, फिर एक आगे से एक पीछे से, लास्ट में जब एक बच जाए तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ। क्लियर है ना, चलिए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग जरा बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। चलिए आप लोग फटाफट आंसर बताइए, ठीक है ना। 5, 13, 6, 2, 0, 9, 18 की माध्यिका है, की माध्यिका है, जल्दी से बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी, की माध्यिका है, बताओ जल्दी से, की माध्यिका है, क्या होगी इसकी माध्यिका, जल्दी से बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी, क्या होगी भाई इसकी माध्यिका, 6 6 6। बहुत बढ़िया। बाद में तो आप लोग प्रैक्टिस करते करते जानते हो, आपको अवरोही क्रम में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आरोही ना आरोही, आप तो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा चीजों को। चलो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0, 0 के बाद आता है 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा भाई, 9, 9 के बाद क्या आ जाता है, 13। एक चीज और ध्यान देना, जैसे हम यहाँ 0 को लिखे तो ऐसे यहाँ कट कर दो, 2 को लिखे यहाँ कट कर दो, इससे पता चलता रहेगा हमने कौन कौन संख्या ले ली है। 5 को लिया ऐसे कट कर दो, 6 को लिया ऐसे कट कर दो, 9 को लिया ऐसे कट कर दो, 13 को लिया कट कर दो, 18 को ले लिया आप कट कर दो। इससे आपको गड़बड़ नहीं होगा, कौन सी संख्या, जैसे कभी कभी एक ही संख्या 3 बार आ जाती है, 4 बार आ जाती है, तो आप लिखते समय उसको कट कर देना, जिसको जितनी बार ऐड करना ना कट कर देना फट से, तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो काउंट मारो,
काउंट मारो आप तो देखो कितनी संख्याएं हैं, एक, इधर से भी एक, एक इधर से, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, देखो लास्ट में एक बच गया, बस हो गया आंसर, हो गया ना आपका आंसर, एक बच गया आंसर हो गया, दो बचता तो दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देते। बोलो भाई, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? एक बच, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा 3 5 2 3 8 2 5 6 3 7 की माध्यिका है, की माध्यिका है, की माध्यिका है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसकी माध्यिका, बताइए क्या होगी इसकी माध्यिका, बताएं भाई क्या होगी इसकी माध्यिका। ट्राई करके चेक करो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ट्राई करके चेक करो, एक दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, बार बार गलत थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे गलतियां आपकी सुधर जाएंगी, आप ट्राई तो करो पहले। चलो चलो अब हम देखो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, दो, दो लिखे। अब देखो एक दो है, यहां भी एक दो है, इसको भी लिखो, कैंसिल करो फट से। फिर आता है तीन, तीन लिखो, और चेक करो कहीं तीन है क्या, हाँ यहाँ भी है, और चेक कर लो कहीं तीन है क्या, हाँ यहाँ भी है, इसको भी लिखो। तीन के बाद क्या आएगा, पांच आएगा, क्योंकि चार तो है ही नहीं है, एक पांच और दिख रहा है, इसको भी छाप लो। फिर उसके बाद छह, इसको भी छापो, अब बचा क्या, सात। अब क्या करना है, काउंट करना थोड़ी ना है कितनी है, काटना स्टार्ट करो, एक, एक, यहां से एक, फिर यहां से एक, फिर इधर से एक, फिर इधर से एक, फिर इधर से एक, फिर इधर से एक, ठीक है ना। लास्ट में बचा क्या, थ्री, कहीं एक आध संख्या, अच्छा एक संख्या भूल गए ना भाई, देखो देखो ये दिख गई ना कि एक नंबर हमने भूल गए, यहाँ एट को हमने नहीं लिया है ना भाई, एट को हमने देखो नहीं लिया है क्योंकि इसको काटे नहीं है ना, यहाँ पांच था, सिक्स था, सेवन था, एट को हमने ले लिखा था, एट को देखो हमने नहीं लिखा था। चलो पता चल जाएगा आपको, तुरंत पता चल जाएगा कि हमने कौन सी संख्या को छोड़ा, अगर ऐसे कट करोगे तो, ठीक है ना। एक यहां से, एक संख्या यहां से, फिर एक यहां से, फिर यहां से एक, फिर इधर से एक, फिर इधर से एक, यहां से, यहां से, अब दो संख्या बच गई, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, पांच तीन आठ, आठ में दो से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा, चार, क्या आएगा आंसर, चार आएगा। बताओ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो संख्या को एक बार अगर रफ रफ शीट पे अपने लिखते हो ना, जो आपको रफ शीट मिलेगा, एक बार आपको उसको लिखना है, और लिखते समय ध्यान देना है कि वो डायरेक्ट आप या तो आरोही क्रम लिखें और अवरोही, बस उसी पे पेन से काट दें, बस आंसर आ जाए, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 2 0 -2 1 -1 माइनस का 3 की माध्यिका है, की माध्यिका है, की माध्यिका है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें -5 है, -5, -5 से बड़ा क्या है, -3, -3 से बड़ा कौन है, -2, -2 से बड़ा कौन है, -2 से बड़ा कौन है भाई, -2 से बड़ा कौन है, जीरो, जीरो, जीरो ले लो, जीरो से बड़ा कौन है, एक, और एक से बड़ा आप कौन बचा, +2, क्लियर है ना, हो गया ना भाई, सभी संख्या हो गई, सभी संख्या हो गई ना, कि कहीं छूट गई एक आध, हाँ सब हो गई,
कैंसिल आउट करो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आया, अब आप ऐसे कह सकते हो कि -2 और 0 के बीच में क्या आता है, तो आपको नहीं मालूम तो जोड़ लो, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, तो ये -2/2 क्या आएगा, -1 आएगा, यानी इसकी माध्यिका क्या होगी, -1 होगी। आंसर क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में -1 नहीं आता, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको। तो माध्यिका आप लोग बता देंगे ना, माध्यिका बता देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी ना माध्यिका में, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, माध्यिका तो सब लोग निकाल। अब हम चलते हैं, इसमें एक आता है आपका रेंज, क्या आता है, रेंज, रेंज जिसको हम क्या बोलते हैं, परास या परिसर भी बोलते हैं, क्या, परास भी बोला जाता है, या तो इसको परिसर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परिसर भी बोला जाता है। आता है ना भाई क्वेश्चन, आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का जो अंतर होता है ना, उसी को या रेंज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसी को रेंज बोला जाता है। जैसे जैसे मैंने लिख दिया 5 10 8 2 5 19 20, ठीक ना, 3 1, ऐसे मैंने लिख दिया। अब पूछेंगे कि बताओ जरा इसका परास क्या है, आपसे पूछेंगे बताओ इसकी परास क्या है, बताओ इसकी परास क्या है, तो आप चेक करो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 लिख लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 माइनस का 1, बस घटा दो, कितना आया, 19, अर्थात इसका जो रेंज है, परास है, वो कितनी है, 19 है। कितनी है भैया, 19 है। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, ठीक ना, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर ही क्या होता है, रेंज होता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबसे आसान क्वेश्चन है ये सबसे आसान क्वेश्चन है, समझ गए ना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया सबको। 8 3 9 5 माइनस का 2 6 माइनस का 3, ठीक ना, 8 माइनस का 10 15 और यहां पे 3, इसकी रेंज बताओ, बताओ इसकी रेंज क्या है, बताओ जरा इसकी रेंज क्या है, क्या होगा इसका रेंज, बताएं जरा, रेंज क्या होगी इसकी, इसकी रेंज क्या होगी, देखते हैं किसका सब एकदम सही आंसर आता है। रेंज क्या होगी, एक आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्या बात भाई, आप आंसर बदलना शुरू कर दिए, हाँ, किसी का 25 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, ये क्या बात है, ये कौन सी बात है भाई। रेंज का मतलब है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15, 15। अब आपको सबसे छोटी चेक करना है, तो छोटी में देखो माइनस में 3 संख्याएं लिख दी हैं, इसका मतलब प्लस के अपेक्षा माइनस वाली तो छोटी होती हैं, लेकिन अब इन तीनों में छोटी कौन है, सबसे सबसे छोटी -10 है, तो आप यहां लिखोगे माइनस का 10, माइनस का 10, तो अब ये 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, यानी रेंज कितनी है, 25 है, कितनी है, 25 है। गलती मत करना कि नहीं पता लगे 15 और 10 लिख के घटा के 5 टिक कर दो, किसी बच्चे ने दिया भी है 5, नहीं, गलती मत करना, सबसे बड़ी संख्या 15 है, सबसे छोटी संख्या -10 है, दोनों का अंतर जब बड़ी में से छोटी घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, वो जुड़ने के बजाय सॉरी घटने के बजाय वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है ना, हाँ, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो रेंज आप लोग निकाल लेंगे सब लोग,
सब लोग रेंज निकाल लोगे भाई? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया, जरा ध्यान से देखना, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, देखना। 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, ठीक ना, 2/3 की रेंज क्या है? इसकी माध्यिका भी पूछा गया एग्जाम में, इसकी माध्यिका भी पूछा गया कि रेंज क्या है, बताएं जरा इसकी रेंज क्या है, बताएं जरा इसकी रेंज क्या है, बताओ भाई इसकी रेंज क्या है? क्या होगी भाई इसकी रेंज? क्या होगी इसकी रेंज? 1.5, 1.5। चलो और कोई बच्चा? भाई सबसे बड़ी संख्या तो एक है, आपको पता है, क्लियर। क्या है? एक। अब एक में से आपको घटाना, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 यानी आधा होता है। 2/3 का मतलब आपको पता है 0.666 यानी 67 लिख सकते हैं। 3/4 का मतलब 75% होता है ना, भाग करेंगे 0.75 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ 0.5, यहाँ 0.6, कौन अब सबसे छोटी है? इसमें सबसे छोटा तो 0.5 ही है ना, 0.5 ही है, तो 0.5 इसमें से घट जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा तो कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। 0.5 का मतलब क्या है? 1/2, 1/2। बताओ भाई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुलक पे चलते हैं। अब किसका नंबर आता है भैया? बहुलक का। किसका नंबर आता है? बहुलक का, ठीक है ना, बहुलक। अच्छा, बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, वो होता है बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है ना भाई, सबसे अधिक हो, वो कहलाता है, ठीक ना, बहुलक। जैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने कहा 2 5 1 2 3 4 3 2 5 2 1। अब बताओ इसकी बहुलक क्या है? इसका बहुलक क्या होगा? बताओ जल्दी से, इसका बहुलक क्या होगा? क्या होगा इसका बहुलक? इसका बहुलक क्या होगा भाई? दो, 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 वेरी गुड। देखो अगर हम इसमें चेक करते हैं ना, देखो ये 1 2 3 4, अरे हमें लगता है कि सबसे ज्यादा बार यही आया होगा क्योंकि 4 बार है, बाकी को तो 4 बार नहीं लिखा गया ना भाई। ये टोटल इसकी बारंबारता जो है ना 4 टाइम है, 2 की जो बारंबारता है वो टोटल 4 बार है। कितनी बार है भैया? कितनी बार है? 4 बार। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर पूछा गया बहुलक तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 2। कितनी बार? 4 बार। यानी 2 की बारंबारता कितनी है? 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता कितनी है? 2 की बारंबारता कितनी है तो आप बताओगे? 4 है ना भाई। 2 की बारंबारता कितनी है? 4 है। टोटल 4 बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार। क्लियर? क्लियर है ना भाई? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं।
2 5 6 5 8 9 3 4। इसके बताइए इसके बहुलक क्या होगा, का बहुलक बताइए, इसका बहुलक क्या है, बहुलक क्या है इसका, क्या है इसका बहुलक? क्या है? 5 है, क्योंकि देखो 5 कितनी बार आया है, 2 बार। बाकी कोई नंबर 2 बार रिपीट नहीं किया, सब एक एक बार आया हुआ है। 5 ही है जो 2 बार आया है, नहीं बाकी सब एक एक सिंगल सिंगल बार आए हैं। इसका मतलब इसका बहुलक क्या होगा? 5। बहुलक क्या होगा भाई? 5 होगा। क्लियर है? क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, तो आप लोग जरा बताइएगा। मैंने कहा है आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि मान लो लिखा हुआ है 5 3 4 3 2 5 3। मैंने कहा में 3 का बहुलक क्या है, में 3 का बहुलक क्या है? तो सॉरी यहाँ बारंबारता, एक मिनट, यहाँ क्या लिखा? 3 की जो है, 3 की बारंबारता क्या है? क्या है भाई? टोटल 3 टाइम। टोटल कितना है? 3 टाइम है। चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये बताओ, जो 2 और 3 है, 2 और 3, ठीक ना, 2 और 3 श्रेणी की बारंबारता क्या है? जरा बताओ तो। अब देखते हैं बारंबारता क्या है, जरा बताओ तो। मैंने लिखा 2 और 3, बताओ इसकी बारंबारता क्या है? बताएंगे आप लोग? बताएंगे? बताएंगे? अरे इसकी बारंबारता भैया शून्य है, शून्य है। 2 3 नहीं है, बारंबारता शून्य है। बारंबारता का मतलब होता है रिपीट करना। बारंबारता का मतलब क्या होता है? रिपीट करना। 3 की बारंबारता, 3 कितनी बार रिपीट किया? 1 2 3 बार। अब मैंने इस पूरी सीरीज की पूछ लिया बारंबारता क्या है, तो कितना है? ना ही 2 रिपीट किया है, ना ही 3 रिपीट किया, अर्थात इसकी बारंबारता क्या है? शून्य है। क्योंकि ना तो 2 रिपीट कर रहा है, ना 3 रिपीट कर रहा है। कोई रिपीट किया? रिपीट ही नहीं किया। बारंबारता का मतलब होता है रिपीट करना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? बारंबारता का मतलब क्या होता है? रिपीट कर। देखो अजय बोल रहे हैं नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया। जरा देखो ध्यान से भाई, अगर मैंने लिख दिया 3 5 8 1 2 7, अब एक बात बताओ, इसमें क्या ऐसा कोई डिजिट है? अगर हम पूछे अच्छा बताओ, का बहुलक है, अब जरा बताओ क्या होगा? का बहुलक है, जरा बताओ आप क्या बताओगे? का बहुलक है? कोई नहीं है ना, बहुलक है ही नहीं इसका। क्यों? क्योंकि भाई, भाई इसमें जो है ना, इसमें कोई नंबर रिपीट कर नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई नंबर रिपीट। अब जो 0 बता रहे हो ना, ये भी गलत होगा, ठीक है ना। देखो जब हम बारंबारता पूछेंगे तब 0 बताना, क्योंकि 0 भी एक डिजिट होता है। इसका मतलब है कि 0 बताओगे तो इसका मतलब है कि 0 इसमें शामिल है, और 0 सबसे ज्यादा बार आया है। समझ गए ना? ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि 0 अगर आप बता रहे हो तो 0 इसमें शामिल है, और 0 सबसे ज्यादा बार आया है, इसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो भैया ध्यान देना, इसका बहुलक आप नहीं बता पाओगे क्योंकि कोई रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमने इसकी पूछ लिया भाई इसकी बारंबारता क्या है, बारंबारता क्या है, तो आप बहुत आराम से कह सकते हो कि सर इसकी बारंबारता शून्य है।
क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक और लिख दिया, मैंने कहा 3 2 3 4 3। अब मैंने कहा इसकी बारंबारता बताओ, मैंने कहा इसकी बारंबारता बताओ, बताओ इसकी बारंबारता कितनी है। इस जो सीरीज है ना, इस सीरीज की बारंबारता कितनी है, कितनी है बारंबारता। तो आप आराम से बिना कुछ सोचे समझे आंसर दे देंगे, कहेंगे कि भाई इसमें देखो एक डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। कितनी बार रिपीट किया, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब है कि बारंबारता कितनी है, बारंबारता कितनी है, 3 है ना। इस सीरीज की बारंबारता कितनी है, 3 है, ठीक है ना। चलो, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कौन सा अंक है, 3 है, सिंगल डिजिट है वो 3, आपका बारंबारता कितनी है, 3। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चले भाई, आगे चले। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमसे कुछ यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या। एक मिनट जरा रुकिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे। इसकी बारंबारता 0, हाँ ये सही है। 3 की बारंबारता 3 है, हाँ ये भी सही है। अच्छा इसकी बारंबारता 0, ये भी सही है। यहाँ पे इसकी जो बारंबारता 3 बता रहे ना, ये गलत है, ये गलत नहीं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुलक 3 है, ठीक ना, बहुलक 3 है। इसकी बारंबारता 1 है, बारंबारता 1 है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने अंक हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वाला काउंट किया जाता है, सबसे ज्यादा बार वाला काउंट किया जाता है। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, 3 है जो बार बार रिपीट कर रहा है, 3 है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। 3 है जो बार बार रिपीट कर रहा है, अर्थात एक ही अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, अर्थात इस बारंबारता इस सीरीज की 1 है। इस सीरीज की जो बारंबारता है वो 1 है। ध्यान देना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। जो हमने 3 लिखा था वो उसका बहुलक होगा, बारंबारता इसकी 1 है। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखूं, एक दूसरा क्वेश्चन लिखूं, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 5 1 3 4 5, अब मैं पूछूं इसकी बारंबारता कितनी है, अब मैं पूछूं इसकी बारंबारता कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे, क्या बताओगे। आप तुरंत चेक करो इसमें, देखो एक और एक 2 बार रिपीट हुए, ठीक है ना। 5 और 5 ये 2 बार रिपीट किया, यानी ऐसे इसमें 2 डिजिट हैं जो 2 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट हैं जो 2 2 बार रिपीट कर रहे हैं। एक तो 1 1 और एक 5 5। इसका मतलब है कि इस सीरीज की जो बारंबारता है वो कितनी है, 2 है। अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। बारंबारता का मतलब यहां क्या होता है, अगर किसी सिंगल डिजिट का बारंबारता पूछा, जैसे स्पेशली इस क्वेश्चन में पूछा 3 की बारंबारता है, तो सीधा चेक करो 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। लेकिन अगर इसी सीरीज में, अगर इसी सीरीज में पूछे कि इस पूरे श्रेणी की बारंबारता क्या है, अगर यही पूछे कि पूरे जो सीरीज है श्रेणी की बारंबारता क्या है, श्रेणी की बारंबारता, यहां पे ध्यान देना श्रेणी की बारंबारता 1 है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार आया है वो एक ही अंक है, वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अगर 5 भी एक बार और आ जाता, इसकी जो बारंबारता है ना वो 2 हो जाती, इसकी बारंबारता कितनी हो जाती, 2 हो जाती। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ये याद रखना है, ठीक है ना। यानी आपको बारंबारता का मतलब है कि डिजिट कौन सा कितनी बार रिपीट किया। जैसे यहाँ पे 1 1 2 बार आए ना, तो 1 1 2 बार, 1 1 2 बार आए ना, और 5 भी आपको 2 बार आया है, यानी 2 अंक ऐसे हैं, 2 अंक ऐसे हैं जो कितनी बार बार आए हैं, 2 बार आए हैं ना। इसका मतलब है कि कितने अंक है, 2, यानी बारंबारता कितनी है, 2 है। क्लियर है ना, क्लियर है ना भाई। किसी को कोई डाउट है। एक मैं और लिख देता हूं, एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं। जैसे मैंने कह दिया 1 2 4 1 2 5 4
2। ठीक है ना भाई, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ इसकी बारंबारता क्या है, इसकी बारंबारता क्या, पूरे सीरीज की बारंबारता क्या है, इसकी बारंबारता क्या है। तो आप देखो यहां पे दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार कितनी बार आया, एक बार, दो बार, एक कितनी बार आया, एक बार, दो बार। तो सबसे ज्यादा जो आया है वो दो आया है, कितनी बार, तीन बार, एक जो आया है दो बार, चार जो आया है वो दो बार। इसका मतलब है कि ये बारंबारता में काउंट नहीं किया जाएगा। सबसे ज्यादा बार कौन है, तीन बार। अगर और कोई डिजिट तीन बार रिपीट किया होता ना तो वो बारंबारता में काउंट किया जाता। तो बारंबारता एक ही नंबर है जो तीन बार रिपीट किया है बस, बाकी और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो तीन बार रिपीट किया है। समझ में आया। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाली है ना, चेक करो सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वालों की संख्या कितनी है। तो एक ही डिजिट है जो तीन बार रिपीट किया है बस, बाकी कोई तीन बार रिपीट नहीं किया है। अगर कोई दूसरा भी अंक तीन बार रिपीट करता तो उसको भी जोड़ लेते, कहते थे कि हाँ बारंबारता दो, यानी दो अंक रिपीट कर रहे हैं तीन बार। बात समझ आ गई ना भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज का लास्ट पॉइंट, बाकी चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। बाकी जो चीजें बच रही हैं कल की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए हमने एक तो माध्य पढ़ लिया है, एक माध्यिका भी पढ़ लिया है, रेंज भी पढ़ा है और बहुलक। तो एक क्वेश्चन आपका माध्य माध्यिका और बहुलक में से, बहुलक में जो संबंध होता है ना, माध्य माध्यिका और बहुलक, माध्य माध्यिका और बहुलक, जो इनमें संबंध होता है ना उस पे रिलेटेड क्वेश्चन देता है। बहुलक में संबंध इन तीनों में रिलेटेड क्वेश्चन देता है, यानी इन तीनों में से दो की वैल्यू दी रहेगी, तीसरी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। दो की वैल्यू दी रहेगी, तीसरे की वैल्यू पूछी जाती है। बहुत बच्चे इसका फार्मूला ही भूल जाते हैं। मैंने एक बार बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इसको कभी भी मत भूलना, और आप भूलोगे भी नहीं, आप भूलोगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो संबंध होता है इन तीनों में, ध्यान देना क्या होता है, ध्यान से देखना। बहुलक बराबर क्या होता है भैया, बहुलक बराबर, ठीक है ना, बराबर। अब एक बात बताओ, माध्यिका में टोटल तीन शब्द हैं, अगर आप काउंट करो मा, धी और का, तीन शब्द हैं। माध्य में दो और मा और ध्या दो है ना, तो माध्यिका ज्यादा है ना भाई, माध्यिका ज्यादा है ना, तो माध्यिका को आप पहले लिख लो। इसमें जो अक्षरों की संख्या है वो ज्यादा है। आप कहोगे कितनी बार, जैसे मैंने समझाया वैसे नोट करना, एक एक लेटर को काउंट मत करना। माँ को पूरा एक साथ, ध्या को पूरा एक साथ, का को पूरा एक साथ, तो तीन से इसमें गुणा कर दो क्योंकि तीन बन रहे हैं, माइनस, माइनस। अब आपका क्या है, माध्य, क्या है, माध्य। माध्य में देखो अगर आप पेयर बनाओ तो माँ एक हो जाता है, ध्या दो हो जाता है ना, इसमें दो से गुणा कर दो। और आपको पता है कि ये वाला आपका अधिक है, अधिक है, और हमेशा पता है अधिक में से कम वाला घटता है, तो माध्य कम है, शब्दों की संख्या कम है ना, जो इसमें अक्षर है वो कम है, तो अधिक में से कम वाला घटता है। इसका मतलब माध्यिका में से माध्य वाला घटता है। और माध्य में कितने से गुणा, तीन शब्द, तीन से, सॉरी माध्यिका में तीन आपका पेयर बनाए हैं, तीन से गुणा, और माध्य में दो बनाए हैं तो दो का गुणा। क्लियर है ना। आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे इसके बहुलक बराबर होता क्या है, और हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना, याद रहेगा ना भाई। ये रेलवे के एग्जाम में तो हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के ही लेता है वो, ठीक है ना। तो याद रखना, थ्री माध्यिका बराबर, थ्री माध्यिका बराबर टू माध्य। जिन बच्चों को नहीं याद है उनको तो अब याद हो जाएगा ना भाई, जिनको याद है वो अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, यहाँ तो याद किए रहते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में पता नहीं क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि किसमें से कौन सा घटा था या किसमें कौन से गुणा हुआ था, दो का गुणा माध्य में था कि माध्यिका में था, ये गड़बड़ा जाता है एग्जाम हॉल में। समझ में आया भाई, समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। चलो, तो हम लोग इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तीनों में संबंध का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे ना भाई। इससे